एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की जियोग्राफी खनिज और शक्ति संसाधन 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है, उसके सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं ईंधन से। देखो, जो ईंधन होता है इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, मतलब हीट, गर्मी प्राप्त करने के लिए। व्यापक रूप से इसी का प्रयोग इन्हीं दो कामों के लिए होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन इस तरह की लकड़ियों को बोलते हैं, ठीक है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के कारण के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो पेड़ों और जानवरों के नीचे दबने से जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ है, उसकी वजह से जो ईंधन बना है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या आता है? हमारा कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। ये सब प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, मतलब ये बहुत ही कम है, हमें इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका प्रयोग कर रही है, उसके निर्माण की दर बहुत कम है। मतलब निर्माण की दर से ये उपयोग करने की जो वो है स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, उत्तर पूर्व भारत की फोटो दिखाई गई है। फिर हम कोयले की बात करते हैं। कोयला क्या है? बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है ये। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब बिजली बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पता चले क्या कि ये जीवाश्म ईंधन है, घरेलू ईंधन भी है, ये उद्योगों का ईंधन भी है, और इसको बिजली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोयले से जो बिजली हमें मिलती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना, ठीक है। कोयला किस तरह से बना? फर्न के पेड़ और जो दलदल के पृथ्वी पर नीचे दबने से ये बन गया है। इसलिए कोयला अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। किस कोयले को कैसे जानते हैं? अंतर्हित धूप के रूप में। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक जो देश हैं उसमें क्या है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे रानीगंज हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। झारखंड में 3 जगहों के नाम यहाँ पे अलग से लिख दिए। फिर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। ईंधन तो पेट्रोल भी है ना, तो पेट्रोल जिससे हमारी कारें चलती हैं, और तेल जो कि आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, ठीक है। ऐसा तेल भी बनता है जो मतलब हमारी साइकिल में अगर डाल दें तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी, है ना। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। वो तेल जिससे हमारी कार चलती है, वो तेल जो हम ग्रीस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब अगर कहीं पे जंग लग रहा है तो उसको वो ख़त्म कर देगा और वो कार अच्छे से चलेगी। तो वो दोनों किससे मिलते हैं? काले द्रव से मिलते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। जो शैल होती हैं उनकी जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में ये मिलता है पेट्रोलियम, और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसको किस तरह से निकालते हैं? वेधन करके। उसके बाद इसे प्रशिक्षणशाला भेजा जाता है, मतलब लेबोरेटरी में इसे भेजा जाता है, जिसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। तो इस पेट्रोल से देखो, एक तो हमें चिकनाई के लिए यूज़ करते हैं साइकिल वगैरह में, ठीक है, ईंधन की तरह यूज़ करते हैं इसे, और इससे डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, मोम बनता है, प्लास्टिक बनता है और स्नेहक भी बनते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं, ठीक है। तो अभी काला सोना अगर आपको ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाए कि काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, काला सोना इससे बने उत्पादों को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं या दोनों, ए और बी दोनों सही हैं, तो आप क्या लिखोगे? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादक को काला सोना कहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे।
ठीक है, तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान से समझनी है। पेट्रोलियम शब्द लेटिन के शब्द पेट्रो अर्थात शैल और ओलियम अर्थ तेल, ठीक है, शैलों के बीच से मिलता है ना हमें पेट्रोलियम, तो क्या क्या होगा, पेट्रो मतलब शैल, ओलियम मतलब तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल। समझ गए? क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो हैं उसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। ठीक है, मुख्य उत्पादक जो और भी हैं वो है संयुक्त राज्य, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है वो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एजुकेशन के जो एग्ज़ाम आते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा गया है। अभी 2021 में भी पूछा गया था कि जो पेट्रोलियम का सीटेट, शायद सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा था। ठीक है, तो मुंबई हाई और कृष्णा और गोदावरी, इस तरह से असम में डिगबोई, तो ये इनको एक ऑप्शन में डाल देंगे और पूछेंगे कि कौन सा इसमें उत्पादक है, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सीएनजी की। ठीक है, सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, मतलब ये एक इकोनॉमिक है, वैसे तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ठीक है, पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है कौन? सीएनजी, इसलिए लोग सीएनजी की गाड़ी प्रेफर करते हैं। फिर प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी, उसकी बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, पेट्रोलियम के निक्षेप जहाँ से होते हैं, जहाँ से होता है वहाँ ये प्राकृतिक गैस मिलती है, तब निर्मुक्त होती है। अब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। तो प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? रूस में, नॉर्वे में, यूके में और नीदरलैंड में। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर देशों के पास ये गैस नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो इस तरह से आप याद कर लेना थोड़े थोड़े देशों के नाम, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर है हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपभोग तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि ये एंड आने वाला है इनका। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। जब हमारे घर में कोई नल होता है, वो लास्ट में तो बंद ही हो जाएगा। इस तरह से हम ईंधनों को बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा रहे हैं। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। ठीक है, जल विद्युत की बात कर लेते हैं। जो पानी से जल बनता है, वो देखो, बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। मतलब इस तरह से इकट्ठा कर लिया, ये जल है ना, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अब इसको ऊंचे से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। ये बांध बना दिया, नीचे इसके टरबाइन लगा दिया, तो उस टरबाइन के ऊपर ये पानी गिरेगा। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। अब जो टरबाइन के जो ब्लेड घूमेंगे तो वो जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। मतलब जल से उत्पन्न होने वाली विद्युत जल विद्युत हो गई। जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, मतलब जब हमने उससे बिजली बना ली, उसके बाद जो जल बहता है वो क्या होता है? उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। ठीक है, पानी को हमने रोका, उससे बिजली बनाई, फिर वो बहता हुआ पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। मतलब 1/4 जो है बिजली, वो पानी से बनती है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं
प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। ठीक है, हमारे भारत का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इस तरह से हमारे देश में भी बनता है, लेकिन मुख्य जो विद्युत उत्पादक देश हैं वो हैं प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। ठीक है, क्या आपको पता है कि पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंट्री थी जिन्होंने जल विद्युत बनाई थी उसका नाम याद रखना है आपने, नॉर्वे। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात की है तो वो कौन से है वो देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। मतलब अगर हम ऐसे ही एनर्जी यूज करते रहे तो हमारा तो ईंधन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरणीय है, इनके उपयोग की हमें आवश्यकता है। ठीक है, मतलब जैसे ही गैर परंपरागत आया था ना, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं। वैसे तो हम इतनी हमारी पहुंच नहीं है कि हम सूर्य की पूरी ऊर्जा को यूज़ कर लें। ठीक है, अब देखो जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं कि इससे प्रदूषण नहीं होता। एक बार जब ये स्थापित हो जाती है तो विद्युत उत्पन्न कम लागत में हो जाती है, फिर सुरक्षित है और साफ सुथरी है। पवन ऊर्जा की हानि क्या क्या है, ये प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना थोड़ा महंगा होता है। रेडियो और प्रदूषण के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है। इस तरह से ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में ये लाभ हानि आप पढ़ लेना। फिर भूतापीय ऊर्जा को भी आप पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा की। ये देखिए यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। मतलब हमें हर रोज वहाँ से प्रकाश मिलता है, हर रोज हमें गर्मी मिलती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर शैलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इससे इनमें से कई शैलों को सौर पैनल से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स को जोड़ के हमें शक्ति मतलब हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों से भी जोड़ा जाता है। देखो एक क्रियाकलाप है, इसमें हम करके देख सकते हैं कि सोलर जो सूर्य ऊर्जा है वो किस तरह काम करती है। कार की एक पुरानी ट्यूब आपने लेनी है, उसमें हवा भरकर लकड़ी के चबूतरे पर रख देना है। ठीक है, क्या लेना है, कार की एक ट्यूब, उसमें हवा भरनी है और उसको चबूतरे पे रख देना है। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। अब एल्यूमिनियम की नलीदार बर्तन लेना है आपने, बाहर से उसको काला पेंट कर देना है और उसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाना है। ठीक है, इसको ढक्कन से बंद कर देना है और उसे ट्यूब के भीतर के हिस्से में रख देना है। हमने जो ट्यूब में हवा भरी थी उसके अंदर रख देना है। फिर अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रख दें। मतलब अब ट्यूब के अंदर तो वो पाइप है और उस ट्यूब के ऊपर एक शीशे का फ्रेम भी रख देना है। धूप में खड़ा कर दें। ठीक है, शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। अब क्या होगा, हवा तो वहाँ पे कैद हो जाएगी, जबकि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करेंगी, ट्यूब से घिरी इस खाली जगह को रोक लेंगे। मतलब जो सूर्य की किरणें वहाँ अंदर आ रही हैं तो ट्यूब में वो रोक ली जाएंगी, यह बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्यों? क्योंकि बाहर काला पेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इसमें जो चावल रखे हुए थे वो पकने लगेंगे। इस तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फिर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा क्या है, एक असमाप्य स्रोत है। मतलब हम इसको खत्म नहीं कर सकते। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहे हैं। मतलब बहुत पुराने समय से हम इसका यूज कर रहे हैं। किसके लिए? अनाज पीसते थे पहले लोग, पहले जल निकालते थे, पानी निकालते थे। ठीक है, वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवा पवन चक्की को घुमाती है। अभी भी ऐसे ही होता है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, मतलब ऐसी जगह पे लगनी चाहिए ना जहां बहुत तेज हवा चलती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादक में
उल्लेखनीय है। तो ऐसे ऐसे देशों में हमें क्या मिलता है, हमें बहुत अच्छे से हवा मिलती है और वहाँ पे अच्छे से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा गैर प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा किससे मिलती है? रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम होता है या थोरियम होता है, तो ये केंद्रक में इकट्ठे हुए होते हैं, इनसे ये मिलती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर लगाया जाता है, वहाँ पे विखंडन होता है और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। ठीक है, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम, भारत में क्या है, राजस्थान के और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में कल्पक्कम, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। तो परमाणु ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ हैं? आप मेन ये नाम याद रखना, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। ठीक है, विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। ठीक है, तो हमने एक नॉर्वे का पढ़ा था, नॉर्वे में क्या है आप ये याद करना, और अगर आपको याद नहीं है तो करके आपने चैप्टर में अगर आपने मार्क कर लिया है तो वहाँ पर जाकर एक बार रिवाइज ज़रूर करना। जब पूरा चैप्टर पढ़ लो तो इसे दोबारा से ज़रूर करना। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा इस तरह से काम करता है, ये देख लो परमाणु ऊर्जा किस तरह से इंजन लगा हुआ है इसमें। फिर भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? देखो, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो अर्थ से हमें गर्मी मिलती है उसे भूतापीय कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी पृथ्वी के अंदर, तो या तो वो गर्म जल के झरनों के रूप में बाहर आ जाएगी, या फिर यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादक करने में प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो या तो भूकंप वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे इतना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है ना, नहीं तो वो जल के जो गर्म झरने होते हैं वहाँ, और इनको कैसे यूज़ किया जाता है? वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। तो ठीक है, आपने तो देखा होगा इस तरह से गर्म जल के झरने, अगर आपने तो आप जरूर बता। लेकिन यूएसए क्या है? यूएसए विश्व का भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में है। भारत में कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम आए हैं, हिमाचल में और लद्दाख में। और साथ में आपको ये बताना है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी शायद एक गर्म जल का झरना है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना। नहीं पता है तो गूगल सर्च करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करती हूँ ना वो ज़रूर बताया करो, ताकि आपको वो याद हो जाए। क्या आप जानते हो कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? ठीक है, एक स्कॉटलैंड, एक नॉर्वे, एक फ्रांस। ठीक है, ये तीन नाम आ गए, तो इन तीनों का अलग अलग से आप याद रखना कि इसमें क्या सबसे पहले हुआ था। फिर ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। मतलब जो ज्वार भाटा उठते हैं ना, उसको कैसे किया जाता है, उनको इकट्ठा कैसे किया जाता है एनर्जी को? संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण के रूप में। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ है? रूस में, फ्रांस में और भारत में कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। देखो ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ज्वार आएगा, यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे टरबाइन घूमेगा और इससे एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। फिर करते हैं बात बायोगैस की। ठीक है, चलिए
जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। मतलब जो हम सोच रहे थे कि सालों साल तक नीचे दबे रहने से जो ईंधन बन जाता है वो बायोगैस ऐसे ही बन जाती है। कैसे बनाएंगे देखो, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो कुछ समझ में आया? मतलब जो हमारे जो बचे हुए चीज़ें हैं, चाहे फल फ्रूट है, चाहे पशुओं का गोबर है या जंतुओं का अवशेष है, कुछ भी, उसे बायोगैस बनाते हैं। इनको बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित किया जाता है। मतलब इस तरह से संयंत्र लगाया जाता है और उस वहाँ पे वो फिर डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें होती हैं। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत पैदा करने का सर्वोत्तम ईंधन है। इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ठीक है, इस बायोगैस से क्या होता है, मतलब प्रतिवर्ष जैव खाद का उत्पादन होता है। जो गैस बनी है इन चीज़ों के सड़ने से, बैक्टीरिया के डिग्रेड करने से, उसके बाद कुछ सॉलिड वेस्ट भी तो बचेगा ना, उसको जैव खाद की तरह यूज़ कर लेते हैं। ऊर्जा सर्वव्यापी है, मतलब एनर्जी हर जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। मतलब जो ये ऊर्जा हमें मिलेगी ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चीला भी है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति उस ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। मतलब इस तरह से कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को बेकार ना करके उससे बायोगैस बना सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। मतलब जितनी हम ऊर्जा को बचाएंगे, समझ लो कि उतनी ही हमारी बन गई है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ठीक है, ये देख लो बायोगैस किस तरह से गैस टैंक लगाया जाता है, फिर यहाँ से निकाला जाता है, उसको यहाँ से कर्दम किया जाता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ऐसे डायग्राम थोड़े से बना के देखना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। और जो जो क्वेश्चन मैंने किए हैं उनको ज़रूर नोट कर लेना, और बुक में इस तरह से मार्कर से कर लो या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, और ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप जल्दी से उसे रिवाइज करो, क्योंकि वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वंस अगेन।